नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इस समय निशाने पर सुप्रीम कोर्ट है। किसके? जाहिर है कि बीजेपी और मोदी विरोधियों के। सबसे ज़्यादा अगर किसी से परेशानी हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट से। बावजूद इसके सरकार के खिलाफ तमाम फैसलों के बावजूद कष्ट इस बात का है कि कोई फैसला सरकार के पक्ष में कैसे जा सकता है। और ताज़ा जो कारण है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर, पीएमएलए कानून को लेकर बल्कि कहें, उसको लेकर है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उसके अलग अलग प्रावधानों की और उसकी वैलिडिटी को मान्यता दी है, मंजूरी दी है, उसको सही बताया है संवैधानिक रूप से। उससे बहुत ज़्यादा परेशानी हमला हुआ है। कहा जा रहा है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट से आप उम्मीद कर रहे थे तो भूल जाइए, आप गलतफहमी में हैं। आप लोग सुप्रीम कोर्ट के प्रोग्रेसिव जजमेंट्स की बात करते हैं, प्राइवेसी के कानून की रक्षा की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो किया, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का अधिकारी घर में घुस जाता है। तो भाई किसके घर में घुस जाता है? जिन्होंने गलत किया उन्हीं के घर में घुसता है। 140 करोड़ की आबादी में कितने लोगों के घर में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी घुस गए? ये जो बयान मैंने सुनाया है ये देश के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का है, राज्यसभा सदस्य भी है, सारी जिम्मेदारी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। इस सब के बावजूद वो सीधा हमला सुप्रीम कोर्ट पर बोल रहे हैं। और ये पहला मौका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला करना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर दबाव डालना, दबाव डालकर फैसले बदलवाने की कोशिश करना या फैसले रुकवाने की कोशिश करना, ये कांग्रेस की जब भी वो सत्ता से बाहर होती है हमेशा कोशिश रहती है। तो कपिल सिब्बल के इस बयान पर एक वकील शशांक शेखर झा ने अटॉर्नी जनरल को, भारत के अटॉर्नी जनरल को के वेणुगोपाल को चिट्ठी लिखी है कि कपिल सिब्बल के खिलाफ मुकदमा चलाने की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चलाने की इजाज़त दी जाए। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्ट है उसका सेक्शन 15 कहता है कि अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चलाना है तो उसे पहले भारत सरकार के लॉ ऑफिसर यानी अटॉर्नी जनरल से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो अगर इजाज़त देंगे तभी मुकदमा शुरू हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने एजी से ये परमिशन मांगी है। अब मुझे मालूम नहीं कि ये परमिशन मिलेगी कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मिलनी चाहिए, क्योंकि ये तमाशा कहीं तो रुकना चाहिए, कभी तो बंद होना चाहिए। किस किस तरह से हो रहा है सब कुछ, जो पर्दे के पीछे हो रहा है उसकी बात तो छोड़ देते हैं। वो बहुत सी बातें हमको भी नहीं मालूम है, आपको भी नहीं मालूम होंगी, उनकी बात ही नहीं करते। जो सामने है उसकी बात कर लेते हैं। जो कुछ हुआ है उससे समझ में आएगा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित करने की बाहर से कोशिशें होती हैं। आपको याद दिला दें 2018 जस्टिस लोया जिनकी मौत हुई थी, उनके मामले में भाजपा के बड़े नेताओं को फंसाने की कोशिश, और चाहते थे कि जजमेंट उसी तरह से हो जैसा वो चाहते हैं। जिसको फंसाना चाहते हैं वो फंस जाए। और जजमेंट की बात छोड़िए, जब केस एलोकेशन हुआ उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे दीपक मिश्रा। उन्होंने केस भेजा जस्टिस अरुण मिश्रा की कोर्ट में। अब उसके बाद तो जैसे तूफान आ गया। उन्होंने केस भेजा जस्टिस अरुण मिश्रा की कोर्ट में, इस पर कोर्ट से बाहर के लोगों का एतराज़। अब जस्टिस अरुण मिश्रा कोई बाहर के तो थे नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ही जज थे। दीपक मिश्रा ने ऐसी क्या गलती कर दी? तो 4 जजों की आपको याद होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 12 जनवरी 2018, 12 जनवरी 2018 को। जस्टिस जे चलमेश्वर, जो उस समय सेकंड सीनियर मोस्ट जज थे, उनके घर पे। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि जस्टिस अरुण मिश्रा के पास वो जस्टिस लोया की हत्या का केस न जाए। उनको लग रहा था कि शायद वो जो जैसा चाहते हैं वैसा फैसला उसमें नहीं आएगा। तो 4 जज थे इसमें। जस्टिस चेलमेश्वर जिन्होंने बुलाया था, और ये भी आपको पता होगा जस्टिस चेलमेश्वर के सीपीआई के नेता डी राजा से संबंध है। वो उसी दौरान, उसी दिन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ही दिन उनसे मिलने आए थे। तो इसके पीछे कौन था पता था सबको। उसके अलावा दूसरे जज थे एमबी लॉकुर, कुरियन जोसेफ और रंजन गोगोई।
रंजन गोगोई जो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। रंजन गोगोई वहाँ पहुँचे, उनको कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो कवर करते हैं जो जर्नलिस्ट, उनके साथ एक चाय पार्टी का आयोजन हुआ है, इसलिए आपको भी बुलाया है। वो जब घर के बाहर पहुँचे जस्टिस चेलमेश्वर के, तो उन्होंने देखा तमाम ओबी खड़ी हैं टीवी चैनल्स की, तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। एक बार उनको लगा कि लौट जाएं, फिर उन्होंने कहा अगर लौट गए तो बड़ी खबर बन जाएगी, तो वो गए। वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे से किसी तरह से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन चुपचाप बैठे रहे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसमें हमला हुआ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर, उनकी कार्यशैली को लेकर, कि वो अब मनमाने ढंग से जो है केस बेंच में जाए ये फैसला करते हैं, रोस्टर जो है मनमाने ढंग से बनाते हैं। इस सब के लिए सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार 4 सीनियर जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप षड्यंत्र का क्या पैमाना है उसका अंदाज़ा लगाइए। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को बचाया ना गया, तो इस इंस्टीट्यूशन को बचाया ना गया, तो डेमोक्रेसी खतरे में है। और याद कीजिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जज रहते हुए भी, रिटायर होने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के इंस्टीट्यूशन के पर जो खतरा था उसकी कोई चर्चा उन्होंने कभी नहीं की। उसके बाद उनको कभी याद नहीं रहा कि सुप्रीम कोर्ट खतरे में है, उसकी आज़ादी खतरे में है और डेमोक्रेसी खतरे में है। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये शुरुआत थी। दबाव बनाने का लक्ष्य असल में उस समय तात्कालिक कारण तो था जस्टिस लोया का केस, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि उसमें फिर से जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है। उनके परिवार के लोग कह रहे थे उनकी स्वाभाविक मौत हुई है, हमको जांच नहीं करानी है, लेकिन ये लोग चाहते थे जांच हो, किसी को फंसाया जाए। दूसरा मामला, इनको लग रहा था और ये ऐसा नज़र भी आ रहा था कि जस्टिस दीपक मिश्रा के रिटायर होने से पहले, यानी वो 2 अक्टूबर 2018, 2 अक्टूबर 2018 को रिटायर होने वाले थे। रिटायर होने से पहले अयोध्या पर फैसला सुना देंगे। सबसे बड़ा डर ये था कि लोकसभा के चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या पर, राम मंदिर पर फैसला आने न पाए। इनको मालूम था कि फैसला आएगा तो क्या आएगा, बड़ा स्पष्ट था। हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद और ज़्यादा स्पष्ट हो गया था कि राम जन्मभूमि हिंदुओं को ही जाएगी, वहाँ हिंदू मंदिर था, राम जन्म स्थान है, ये साबित हो चुका था। तो उनको मालूम था कि फैसला क्या आने वाला है, तो वो चाहते थे कि इसकी सुनवाई ही ना हो, जज पर दबाव डालो। तो एक कोशिश ये हुई, जब ये कामयाब नहीं हुई तो कांग्रेस के अलावा 6 पार्टियों, कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, CPI, CPM और NCP, उसके अलावा मुस्लिम लीग, ये 6 पार्टियों ने राज्यसभा चेयरमैन के सामने जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रस्ताव दिया, नोटिस दिया। भारत के इतिहास में कभी किसी CJI के खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रस्ताव नहीं आया, नोटिस नहीं आया। ये इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? जो नियम है इम्पीचमेंट का, उसमें ज़रूरत होती है, अगर आप राज्यसभा के चेयरमैन को पिटीशन दे रहे हैं, याचिका वहाँ दायर कर रहे हैं, तो 50 राज्यसभा सदस्यों के दस्तखत चाहिए। अगर लोकसभा में कर रहे हैं तो 100 चाहिए। तो लोकसभा में 100 जुटाना मुश्किल हो रहा था, तो राज्यसभा में किया। राज्यसभा में चेयरमैन के सामने, वेंकैया नायडू के सामने ये पिटीशन दायर हुआ, और ये पिटीशन दायर हुआ 20 अप्रैल 2018 को। बहुत जल्दी में थे लोग, लग रहा था कि जल्दी से करो, जल्दी से इनको हटाओ, जिससे या तो हटाओ या इम्पीचमेंट का नोटिस देने से ही इम्पीचमेंट मोशन आएगा, इस डर से ही दबाव में आ जाएंगे। हो सकता है इस्तीफ़ा दे दें, या कम से कम इस मामले पर सुनवाई नहीं करेंगे। और ये जो चाहते थे वो हुआ। जस्टिस दीपक मिश्रा तनाव में आ गए, दबाव में आ गए। उन्होंने संदेश भिजवाया सरकार को कि सोमवार, 23 अप्रैल को सोमवार था, कि सोमवार को जब मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा 10:30 बजे, उससे पहले तक अगर ये पिटीशन जो है रिजेक्ट नहीं हुआ तो मैं अपने पद से इस्तीफ़ा दे दूंगा। वेंकैया नायडू जो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और सभापति भी हैं राज्यसभा के, वो हैदराबाद में थे। वो दिन जब ये संदेश आया, उस दिन इतवार था,
इतवार को वो हैदराबाद से भाग कर आए। उस पिटीशन पर पहले से चर्चा चल रही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बात हुई, लीगल जो ल्यूमिनरीज हो सकते थे उनसे बात हुई, और अगले दिन उन्होंने सुबह सुबह वो पिटीशन, वो याचिका रिजेक्ट कर दी। उसके बाद ही जस्टिस दीपक मिश्रा कोर्ट गए, लेकिन वो दबाव में आ गए। उसकी वजह से उन्होंने राम मंदिर मामले की सुनवाई नहीं की, केवल एक तकनीकी मामले की सुनवाई की। उसके लिए आगे सुनवाई के लिए बेंच भी उस तरह से नहीं बनाई। तो इसमें तो वो सफल रहे, लेकिन उन्होंने पीछा छोड़ा नहीं। जब राज्यसभा के चेयरमैन ने उनकी याचिका रद्द कर दी तो उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। उसके लिए 5 जजों की बेंच बनी, वहाँ भी कामयाबी नहीं मिली। उस समय ममता बनर्जी तब इस तरह की नहीं हुई थी जैसी बाद में हो गई। उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को फ़ोन करके कहा था कि ये ठीक नहीं हो रहा है, सीजेआई के खिलाफ ये कंटेम्प्ट का पिटीशन डालना ठीक नहीं है। तृणमूल कांग्रेस उसमें शामिल नहीं हुई, बाकी दल भी शामिल नहीं हुए। जिन दलों का नाम बताया मैंने उनके अलावा और कोई शामिल नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस ने और उनके साथी जो दल थे वो मानने को तैयार नहीं थे। अब जस्टिस दीपक मिश्रा का मामला उन्होंने निपटा लिया, लोकसभा का चुनाव हो गया। उसके बाद अब कोशिश थी कि अब भी ना आए फैसला। जस्टिस रंजन गोगोई चीफ जस्टिस बन गए। उन्होंने इस मामले की सुनवाई की तारीख तय कर दी और ये तय कर दिया कि इतने दिन में सुनवाई होगी, रोज़ सुनवाई होगी। और उन्होंने पूरा कैलेंडर ऐसा बनाया कि उनके रिटायरमेंट से पहले फैसला आ जाए, और उनके रिटायरमेंट से पहले फैसला आ गया। क्या फैसला आया आपको पता है? राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला आया, लेकिन उनको भी रोकने की कोशिश हुई। उनके पर्सनल स्टाफ की एक महिला कर्मचारी से उनके खिलाफ आरोप लगवाया गया, और ये कोशिश हुई कि उस आरोप की जांच होने तक वो पद छोड़ दें या फिर कोई केस की सुनवाई करना बंद कर दें, जिससे उस बेंच में, जो बेंच बनी थी उस 5 जजों की, उसमें जस्टिस रंजन गोगोई भी थे, चीफ जस्टिस थे, वही प्रिसाइड कर रहे थे। तो अयोध्या में राम मंदिर न बनने पाए, इसके लिए कांग्रेस और उनके साथी दलों ने हर कोशिश की। मुकदमा लड़ने से लेकर, राजनीतिक अभियान चलाने से लेकर, इसके खिलाफ मीडिया में अभियान चलाने से लेकर सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने तक का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर दबाव बनाने तक, ये सब हथकंडे अपनाए कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों ने। अब नया मामला आ गया है पीएमएलए का, और अभी तो चर्चा नहीं हो रही, कोई बोल नहीं रहा। जो सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस पे कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट है कि उनको जो फ़ोन दिए गए थे जिन पर आरोप था कि इनमें पेगासस का इस्तेमाल हुआ, तो उस कमेटी ने कहा कि इनमें पेगासस का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो अभी उनके लिए वो मुद्दा पीछे चला गया है। पीएमएलए सामने आ गया है, ईडी क्योंकि पकड़ रही है। करोड़ों की मात्रा में नोट मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है, सोना मिल रहा है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं, हवाला कारोबार के सबूत मिल रहे हैं। इससे परेशानी है, और किसके खिलाफ मिल रहे हैं? जो इस देश की राजनीति का एलीट था, कुलीन वर्ग था, उसके खिलाफ मिल रहे हैं। जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट से ओतप्रोत था, उनके खिलाफ मिल रहे हैं। गांधी परिवार के लोगों के खिलाफ मिल रहा है। समस्या ये हो रही है, तकलीफ ये हो रही है कि ईडी जांच क्यों कर रही है, सीबीआई जांच क्यों कर रही है, इनकम टैक्स नोटिस क्यों दे रहा है। ये समस्या है। इसके लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ने में अक्षम है, ये मान लिया उन्होंने। सड़क पर लड़ाई लड़ने का मादा नहीं है, ये मान लिया है। तो अब इस तरह से लड़ाई लड़ने की कोशिश हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर दो, सुप्रीम कोर्ट के जजों पर दबाव बनाओ। पूरी कोशिश है, तमाम तरह से लामबंदी हो रही है कि किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करे जो पीएमएलए पर फैसला दिया है, और इस फैसले को पलट दे, तो लोगों की गिरफ्तारी बंद हो जाए, जो गिरफ्तार है उनको जमानत मिल जाए, ईडी का हौसला टूट जाए, आगे कार्रवाई न हो। तो जितने भ्रष्टाचार, तो ये भ्रष्टाचारियों को बचाने का एक सुनियोजित अभियान चल रहा है। तो देश के भ्रष्टाचारी एक हो गए, उन सब का लक्ष्य एक ही है
कि जो रास्ते में आए, सरकार आए, कोई पॉलिटिकल पार्टी आए, जुडिशरी आए, सब पर हमला करो, सबको कटघरे पे खड़ा करने की कोशिश करो। कपिल सिब्बल ने वही किया है, उसकी अगुवाई कर रहे हैं कपिल सिब्बल, पहले भी कर चुके हैं। हिंदुओं से संबंधित जितने मामले हैं उन सब में विरोधी पक्ष में खड़े नजर आए हैं कपिल सिब्बल। वो चाहे अयोध्या में राम मंदिर का मामला हो, राम सेतु का हो, या कोई भी मामला हो, या सबरीमाला का मामला हो, कुछ भी, कोई भी मुद्दा उठा लीजिए जहां हिंदुओं के पक्ष में कोई बात हो, उसके खिलाफ कपिल सिब्बल नज़र आए हैं और वो इस अभियान को चला रहे हैं। तो उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? मुझे लगता है कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को इसकी इजाज़त देनी चाहिए। वो देंगे कि नहीं पता नहीं है। वो ऐसे व्यक्ति हैं वो जो सरकार के दबाव में नहीं आते, तो सरकार के कहने से वो देंगे नहीं और सरकार उनसे कभी कहेगी नहीं। उसको मालूम है कि उसका नतीजा क्या होगा। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरे जजेस पर आक्षेप किया है, उसको देखते हुए निश्चित रूप से अगर ये अदालत की अवमानना मामला नहीं है तो फिर कोई मामला नहीं हो सकता। क्योंकि कोई सामान्य व्यक्ति अगर कुछ टिप्पणी करता है, बोलता है, उसको कानून की जानकारी नहीं, वो उतना सक्षम नहीं है। लेकिन कपिल सिब्बल के बारे में ये नहीं कहा जा सकता। उनको पता था कि वो क्या बोल रहे हैं, किस पर हमला कर रहे हैं, लक्ष्य क्या है, निशाना किस पर है, ये सब उनको पता था। ये पता सब होते हुए भी इसलिए उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा थी। उनसे अपेक्षा थी कि वो इस तरह की बात नहीं करेंगे, अगर किया है तो उसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए जो कानून में है। सिर्फ बड़े वकील हैं इसलिए नहीं बच जाना चाहिए उनको। लेकिन देखिए क्या होता है, एजी का फैसला अभी आया नहीं है, आता है तो क्या आता है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।